बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 6.4 में जो काम कर रहे हैं वो पैराबोला से रिलेटेड काम है सारा। और पैराबोला जो है ये समझ लें कि जिस तरह 4 हमने कोनिक्स पढ़नी, उनमें से एक कोनिक पैराबोला भी है। सर्कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब पैराबोला का हमारा स्टार्ट है। फिर एलिप्स और हाइपरबोला हमने इसके बात करना है। तो पैराबोला सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि किस तरह की कोनिक होती है। तो डिफ़ाइन इसको यूँ करते हैं हम कि ये है लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल those points in a plane। कैसे पॉइंट्स होंगे? locus of all those points in a plane whose distance, जिनका डिस्टेंस जो है whose distance from a fixed point and a fixed line is same। देखें, सर्कल में आपने कहा था कि सर्कल क्या है? लोकस है उन पॉइंट्स का जिनका डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से सेम रहे। बस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ दो चीज़ें आ चुकी हैं बीच में। दो चीज़ें कौन सी हैं कि ये उन पॉइंट्स का लोकस है जिनका डिस्टेंस अगर लेते हैं ना, डिस्टेंस हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, एंड अ फिक्स लाइन, और एक फिक्स लाइन से सेम हो। तो इसका मतलब यहाँ कंपैरेटिव स्टडी है, एक तरफ से हम डिस्टेंस पॉइंट से ले रहे हैं और एक तरफ हम लाइन से, और दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम आए तो हम कहते हैं उन पॉइंट्स का जो लोकस है वो क्या है? वो पैराबोला है। यहाँ इसकी मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं यहाँ इसकी एक प्रॉपर डायग्राम बना के इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने लिखूँगा। तो ये देखें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि प्लेन के अंदर एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, एफ उसका नाम रखा, ये फिक्स पॉइंट है, और एक लाइन कहीं भी फिक्स कर लेते हैं। लेट से ये एक लाइन फिक्स कर दी हमने। अब वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं कि जिनका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से सेम हो। तो इस लाइन को अगर हम कोई भी नाम दे दें, लेट से मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है ए बी लाइन, सी डी, कोई भी नाम दे देते हैं। ये पहले फिक्स लाइन थी। अब आपने पॉइंट जब चूज़ करना है तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट इधर से भी और इधर से भी सेम डिस्टेंस पे है। फिर थोड़ा सा इसको मूव करते जाएंगे तो यूँ आपके पास पॉइंट्स की डायरेक्शन जाते जाते यूँ बनेगी। इधर आप मूव करेंगे। अब ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए आप लोगों के सामने, इन पॉइंट्स की खास बात क्या है? ये ऐसे पॉइंट्स जिनके डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये देखें, अगर यहाँ फोकस रखा हुआ हमने, फिक्स पॉइंट रखा हुआ है ये वाला, तो अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि अगर इस पॉइंट का, इसको पी पॉइंट कह देते हैं, यहाँ से डिस्टेंस अगर इसका लेट से 4 यूनिट है, तो इसी पी पॉइंट का लाइन से भी डिस्टेंस कितना होगा? 4 यूनिट। अब किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है मैंने, ये भी वही पी पॉइंट असल में मूव करता है तो वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस लेट से 6 यूनिट है, तो इस पी का डिस्टेंस इस लाइन से भी कितना होना चाहिए? फिर 6 यूनिट। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ से लेट से 3 आ रहा है इस पॉइंट का, तो फिर इधर भी कितना होना चाहिए? 3। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट हैं। अगर मैं इस पॉइंट जनरल आर्बिट्रेरी पॉइंट को पी कहूँ, इसको एफ कहूँ, और यहाँ जहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम कोई और नाम दे दें, एम कह दें, तो फिर आपको नज़र आ रहा है कि पी का डिस्टेंस एफ से और पी का डिस्टेंस एम से हमेशा आपके पास क्या आता है? इक्वल आता है। इसको हम ये, अगर ये इक्वलिटी होल्ड करती है तो हम कहेंगे ये सारे वो पॉइंट्स दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट है। और इन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, आपस में ज्वाइन किया जाए, तो ये जो डायग्राम बनेगी, जो इसका लोकस बनेगा, दैट इज़ नोन एज पैराबोला। अब ये जो फिक्स पॉइंट्स था, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं फोकस ऑफ पैराबोला, और ये जो फिक्स लाइन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो ये बातें मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें। फिक्स पॉइंट, इसको नोट बना के लिख लेते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट is called focus of parabola, and fixed line is called directrix of parabola, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है जी।
तो दो चीज़ें इसमें जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की बात हो रही थी, एक को हम कहते हैं फोकस और एक को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब हम इसकी बनाते हैं प्रॉपर डायग्राम और जो पैराबोला के एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि सर्कल अगर हो तो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक इसका सेंटर और एक इसका रेडियस, एक पॉइंट और एक डिस्टेंस जो है। पैराबोला के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन से, मैं एक एक करके आपको यहाँ बताता हूँ। पहले डायग्राम इसकी हम प्रॉपर बनाते हैं। अच्छा जी, डायग्राम मैंने बनाई है। ज़रा डायग्राम से पहले एक बात आप समझ लें कि जब भी हम किसी भी कोने को डिस्कस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो मैं सबसे पहले पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद हम उसकी जनरल फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो इसके मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड का वर्ड पैराबोला के लिए तब कहा जाता है जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो, और वर्टेक्स होता है पैराबोला की कर्व का टर्निंग पॉइंट। ये पैराबोला की कर्व जा रही है और ये जब टर्न करती है तो ये टर्न करके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ रही है, इस टर्निंग पॉइंट को पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं जिसमें पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो। तो इसका मतलब है ये जो ओरिजिन है इस वक्त ये इसका वर्टेक्स है। ये लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है और ये लाइन वाई एक्सिस की लाइन है। तो यहाँ जो ओरिजिन रखा है हमने, ये असल में इस केस में क्या चीज़ है? ये इसका वर्टेक्स है। तो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम कहते हैं तो ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी आपके सामने। अब हमने कहा था कि इसमें पैराबोला में एक फ़िक्स पॉइंट और एक फ़िक्स लाइन होती है। फ़िक्स लाइन मैंने ये ड्रॉ की हुई है। इस फिक्स लाइन को हमने क्या नाम दिया था? इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ एक फ़िक्स पॉइंट हमने रखना होता है जिसका नाम हम क्या कहते हैं? ये है पैराबोला का वो फिक्स पॉइंट जिसको हमने डेफिनेशन में फोकस कहा था। तो इसका जो नाम है इसको F से डिनोट करेंगे और है बेसिकली क्या? ये फोकस ऑफ पैराबोला है। तो यहाँ लिख लेते हैं फोकस। ठीक होगी बात जी? इसको F से डिनोट करेंगे और वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस A के इक्वल है, स्मॉल a। और ये वही a है जो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला a। तो अगर यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है और यहाँ ओरिजिन है और ये x एक्सिस की लाइन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने फिर? a, 0, चूँकि x एक्सिस में y क्या होता है? 0। सिमिलरली अगर पैराबोला है ये, तो फिर जितना डिस्टेंस वर्टेक्स का फोकस से है, वर्टेक्स चूँकि पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, उतना ही डिस्टेंस फिर वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। तो इसका मतलब है अगर ये ओरिजिन है तो फिर ये डिस्टेंस जो पीछे है वर्टेक्स से लेकर इस लाइन तक का, ये भी किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। तो ये दोनों अगर a के इक्वल हैं तो एक ओरिजिन से पीछे होने की वजह से उसमें x नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये x इज़ इक्वल टू -a बनेगा। ठीक है जी, यहाँ x -a होगा और ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट से गुजरती है, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है कि वही वैल्यू जो होती है x की वही उसकी इक्वेशन कहलाती है। तो अगर ये वर्टिकल लाइन है और वहाँ से गुजर रही है जहाँ x -a है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी x इज़ इक्वल टू -a होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ एक करके शुरू करता हूँ बात। ये होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो लिखना शुरू करें हम, तो एलिमेंट्स में जिस तरह सर्कल के एलिमेंट्स होते हैं ना, पहले सेंटर फिर उसका रेडियस, वो चीज़ें सारी। तो इसका सबसे पहला एलिमेंट जो हम मेंशन करते हैं वो होता है इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स को V से डिनोट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास इसका फोकस। फोकस अभी मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म के लिए x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और x उसमें a के बराबर होगा और y उसमें 0 होगा। तीसरी चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी कि तीसरी चीज़ क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में ये एक वर्टिकल लाइन है और जो वहाँ से गुजर रही है जहाँ x -a के बराबर है, तो ये आगे इसकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन। फिर इसके बाद अगली चीज़ होती है इसके एक्सिस। एक्सिस की लाइन वो होती है जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो एक्स एक्सिस की लाइन के अबाउट ग्राफ ऊपर जी देखें बिल्कुल सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। तो एक्सिस जो बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? पैराबोला के एक्स एक्सिस। और अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज़ 0, जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा हुआ है। और आखिरी चीज़ आ जाती है हमारे पास लेटस रेक्टम।
लेटेस्ट रेक्टम क्या चीज़ होती है देखें ज़रा, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले, फिर आगे चलता हूँ मैं। ये बेसिकली एक, ये समझ लें कॉर्ड होती है। जिस तरह आप देखें ना सर्कल अगर आपके पास है तो ये बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, और जो कॉर्ड सेंटर से पास करते हैं उसको हम डायमीटर कहते हैं। इसी तरह से पैराबोला अगर आपके पास है तो पैराबोला के अंदर भी ये बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं इस तरह की, ठीक है। इन्हीं कार्ड्स में से एक ऐसी कार्ड जो फोकस से गुजरे, इस फोकस से, उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। और ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। ये देखें, एक कॉर्ड बनानी है आपने जो कहाँ से पास करे, फोकस से, और एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एक कॉर्ड ड्रा कर दी हमने। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये फोकस से गुजरी है, फोकल कॉर्ड होगी, और एक्सिस के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो इस कॉर्ड को हम कहते हैं, ये है हमारे पास लेटस रेक्टम। अगर हम इसको ए से बी तक मेंशन कर दें तो ए से लेकर बी तक ये पूरी जो कॉर्ड है इसे हम कहेंगे ये है हमारे पास लेटस रेक्टम। इसकी जो इक्वेशन, जो कि ये भी एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट से गुजरती है उसी का एक्स कोऑर्डिनेट उसकी इक्वेशन बनाता है। तो ये अगर a,0 से गुजर रही है वर्टिकल लाइन, तो जो लेट्स इसकी इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू a होगी। और इसकी जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये इक्वल होती है 4a के। यही 4 है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गए पैराबोला के एलिमेंट्स। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस और लेटस रेक्टम। उसकी लेंथ और इक्वेशन अलग अलग लिख दी है मैंने। तो ये मैंने एक अभी तक आपके सामने लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके जो क्वेश्चन, जो MCQs आपके पेपर में आते हैं, जिन लोगों ने NET 1-2 दिया हुआ है उनको आइडिया होगा, या जिन्होंने कहीं भी टेस्ट दिया, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उन्हें आइडिया होगा कि पैराबोला की जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं से रिलेटेड MCQs बनते हैं। कोई टेक्निकल बात यहाँ बहुत कम पूछी जाती है। एक पैराबोला की इक्वेशन आपको दे दी जाती है और आपने उसके एलिमेंट्स बताने होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपके सामने इसके एलिमेंट्स लिखे हैं, इसी तरह पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। ये पहली फॉर्म थी जो आपको नज़र आ रही है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे और फेस इसका राइट पे ओपन हो रहा था। इसी तरह इसका फेस लेफ़्ट पे भी ओपन हो सकता है, इसी तरह इसका फेस अपवर्ड भी हो सकता है और इसका फेस डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ये एक फॉर्म लिखने का मतलब था कि पहले आपको एक फॉर्म के थ्रू चीज़ें समझाई जाएँ। अब मैं ये सारे एलिमेंट्स कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ कि बाकी फॉर्म्स में कैसे आप लिखेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और बाकी फॉर्म्स के लिए एक आपको टेबल सा बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको चारों फॉर्म्स जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये 4 डायग्राम्स बनाएंगे। ये 4 असल में स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। इनमें से एक ये भी मैंने दोबारा से बना दी ताकि आपको चारों में डिफरेंस सही तरह समझ आ सके। इन चारों को स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कह रहे हैं हम कि इन चारों में जो कॉमन बात है वो ये है कि इन चारों का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है जी, ये वर्टेक्स मीन टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। अब ये जो केस है जिसमें अभी आपके सामने लिखा हुआ है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसकी इक्वेशन थी y² इज इक्वल टू 4ax। तो इसका मतलब ये जो पहले वाला केस है इसकी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। जब इसका फेस राइट पे ओपन हो रहा है, जब इसका फेस लेफ्ट पे ओपन होगा तो इसकी इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू -4ax। बस प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस। इसका मतलब जब y पे स्क्वेयर हो और x पे स्क्वेयर ना हो तो या राइट वाला पैराबोला होगा या लेफ़्ट वाला होगा। ये अब अपवर्ड देखें क्या है, अपवर्ड जब होगा तो फिर इसकी इक्वेशन होगी x पे स्क्वेयर आ जाएगा और 4ay। देख लें, ये असल में इसका इन्वर्स रिलेशन कह लें इसको आप, यानी x और y की प्लेस क्या होगी, ये चेंज। अब जब ऊपर की तरफ है तो x पे स्क्वेयर है, शेप ऐसी है 4ay, लेकिन पॉजिटिव जब नीचे की तरफ होगा तो फिर क्या होगा, x² होगा लेकिन -4ay हो जाएगा। तो ये 4 मैंने आप सामने फॉर्म लिख दिए। ये पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड केसेस हैं। अभी आप लोगों ने सिर्फ एक फॉर्म ये थी, इसके एलिमेंट्स लिखे थे। तो मैं आपको इन चारों में से किसी एक के एलिमेंट्स सिर्फ लिख के बताता हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। बाकी बुक में एक टेबल बना हुआ है 6.4 से पहले, अगर आप वो देख लें तो वहाँ इनके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सिर्फ आपको समझाना रिक्वायर्ड था कि आप किस तरह ये समझ सकें। अब लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ एक फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसका फेस शिफ्ट हुआ है उस तरफ। तो जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी वो कौन सी होंगी, देखें वर्टेक्स इसका चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट वर्टेक्स चारों फॉर्म्स के अंदर सेम ही है, वो क्या है, ओरिजिन पे। फोकस कहाँ पे चला गया, देखें पहले फोकस था राइट पे तो a0 था, अब लेफ़्ट पे चला गया, यहाँ पे फोकस आ गया तो अब हो जाएगा -a0। ये फ़र्क पड़ गया फोकस में।
डायरेक्ट्रिक्स पहले लेफ़्ट पे थी तो नेगेटिव थी, अब राइट पे आ चुकी है यहाँ पे, तो अब ये वर्टिकल लाइन है लेकिन ये पॉजिटिव ए होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन आ गई है फोकस के बाद, ये आपके पास आ गई है x इज़ इक्वल टू प्लस ए। ठीक है जी, ये होगी बात। आगे चलते हैं फिर इसके से पैराबोला के एक्सिस। तो एक्सिस आप देख सकते हैं कि एक्सिस वही लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन, तो हम उसी तरह कहेंगे एक्स एक्सिस इसके एक्सिस हैं, और इक्वेशन में देखें तो y इज़ इक्वल टू 0। ये भी हो गया क्लियर जी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बारी लेटस रेक्टम की। तो वो आपने देखा है कि अगर इसको इक्वेशन में देखेंगे तो ये है लेटस रेक्टम, इसका यहाँ से पास करती हुई एक लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, इसको हम ए बी लाइन कह सकते हैं, ए बी कॉर्ड कह सकते हैं, सॉरी। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन अगर लिखें हैं तो x इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर इसकी लेंथ देखें तो लेंथ वही रहेगी सेम 4a। इसका मतलब चारों फॉर्म्स के अंदर आपको एक बात कॉमन नज़र आ रही है कि 4a और इसका मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ चारों फॉर्म्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिर्फ जो चीज़ चेंज होती है वो उसकी इक्वेशन है। राइट पे जब राइट साइड में मैंने बनाया था तो x इक्वल टू प्लस ए थी, लेफ्ट पे बनाया तो x इक्वल टू क्या होगी, माइनस ए। इसी तरह इसमें हम देखेंगे तो इसमें यहाँ अगर फोकस है तो ये होगा लेटस रेक्टम, और इसमें अगर यहाँ फोकस है तो ये होगा लेटस रेक्टम। और ये चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इसमें अगर इसकी इक्वेशन बनानी होगी तो वो होगी y इज़ इक्वल टू प्लस ए, और इसमें अगर बनानी होगी हमने तो ये होगी y इज़ इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इस तरह से मैंने सिर्फ एक फॉर्म के एलिमेंट लिखे हैं, बाकी ये सारे टेबल बुक में बना हुआ है, और ख़ुद भी आप लिखें ताकि आपकी अपनी रिवीजन भी हो जाए। तो ये पैराबोला के स्टैंडर्ड केसेस थे। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और फिर हम इसके जनरल केस की तरफ जाते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो। ये मैं डायग्राम रेज नहीं कर रहा ताकि ये आपके सामने बनी रहे, और बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिलना है। एक ये वाली फॉर्म डिस्कस करने से बाकी फॉर्म्स हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जी अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ जाऊँगा। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला है आपके पास। तो जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने फोकस वर्टेक्स फाइंड किया, तो सबसे पहले आप देखा करेंगे पैराबोला की इक्वेशन किसके साथ रिजेंबल कर रही है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, तो y पे स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसके साथ इसकी रिजेंबलेंस बन रही है। तो यहाँ से हम फिर कंपेयर कर लेते हैं। अगर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो हमें ये पता लग रहा है यहाँ से देख के कि जो 4a है वो किसके इक्वल है, 8 के। ये जो a होता है इसका बड़ा मेजर रोल होता है। a मिल जाए तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से फिर आपके पास a कितना आ जाएगा, 2, और a2 आ चुका है, तो इसका मतलब अब हर एलिमेंट तक हमारी अप्रोच हो गई है। वर्टेक्स तो आप जानते हैं, चूँकि आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। वर्टेक्स के बारे में आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। फोकस जो है वो आपके सामने अभी भी डायग्राम बनी है, a0 पे होता है। तो a0 चूँकि a2 है तो ये हो गया 2 0 पे। उसके बाद बारी आती है किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की। ये 3 चीज़ें आम तौर पे आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, और a आपके पास 2 है तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये लीजिए, ये मैंने इसके जो एक क्वेश्चन के एलिमेंट सारे के सारे आपको लिख के बता दिए। एक और भी कर लेते हैं। यही अगर सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी हो, और पैराबोला की इक्वेशन में थोड़ी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये एक इक्वेशन है। अब इसकी रिजेंबलेंस किसके साथ है, इसकी रिजेंबलेंस बन रही है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, और x पे स्क्वायर है, राइट साइड पॉजिटिव है, तो उसका मतलब पैराबोला की ये शेप है। ये रफ सी स्केचिंग करके ना फ़ौरन आप चीज़ें गेस कर लिया करें क्या क्या बन सकती हैं। यहाँ से अगर हमें आइडिया हो गया कि इसकी डायग्राम जो है वो इस तरह की बन सकती है और ये इस तरह का पैराबोला हो सकता है, तो अब एलिमेंट्स लिखने में हमें आसानी होगी। देखें किस तरह से, ये आपके पास थोड़ा सा हम जल्दी में बना रहे हैं ज़रा। ये अपवर्ड क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर और राइट साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो 4a कंपेयर करें तो पता लगता है कि 4a इज इक्वल टू क्या है, 16। यहाँ से a मिल गया हमें कितना, 4। ठीक है जी। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो अगर हमसे वो वर्टेक्स फाइंड करने का कहता है तो हम फ़ौरन कह देंगे कि वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। फोकस अगर हमें फाइंड करने का कहा जाए तो आप देखें वर्टेक्स के ऊपर ये इस लाइन पे आता है फोकस आपके पास। तो ये अगर फोकस है और ये डिस्टेंस आप जानते हैं a के इक्वल होता है, तो फोकस होगा 0, a, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ a 0 था, यहाँ 0 a हो गया। तो 0, a का मतलब है
0,4। और डायरेक्ट्रिक्स की जहाँ तक बात है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इक्वी डिस्टेंट होती है, जितना वर्टेक्स से फोकस दूर है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स दूर होगी। तो आपको ए यूनिट नीचे आना पड़ेगा और नीचे जब आएंगे ओरिजिन से तो आप जानते हैं वाई नेगेटिव हो जाएगा। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन सिर्फ वाई में होती है तो वाई इज़ इक्वल टू -a हो जाएगी। वहाँ वर्टिकल लाइन थी तो वो एक्स में थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन तो वो किस में है, वाई में। तो y इज़ इक्वल टू -a और a आपके पास है 4, तो y इज़ इक्वल टू -4 या y प्लस 4 0 इसकी इक्वेशन आ गई। तो दो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये बता दिया है कि एलिमेंट्स आपने कैसे करने। अब हम आते हैं पैराबोला की जनरल इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं लेकिन जनरल फॉर्म से क्वेश्चन भी आते हैं, तो जनरल फॉर्म भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। आप जनरल फॉर्म कब कहेंगे उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो होगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, जनरल फॉर्म उसको कहते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो। तो उसके भी जिस तरह इसके 4 केसेस थे, राइट, लेफ़्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इसी तरह इन चारों का अगर जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से हट जाए, किसी और जगह चला जाए, तो फिर वो जो 4 फॉर्म्स बनेंगी उन्हें हम उनकी जनरल फॉर्म्स कहेंगे। तो आप देखते हैं वो किस तरह से करना है, तो वो भी आपके सामने लिख के आपको बताता हूँ मैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन का। और जिस तरह आपने ये लिखी है आपके सामने और इस डायग्राम की स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी है y² 4x। तो जब आप किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं होता। y² 4x इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की। तो मैं अगर y की जगह लिख दूँ y माइनस k और x की जगह लिख दूँ x माइनस h, तो ये मेरे पास वो जो पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था वो अब आ जाएगा जनरल फॉर्म में। फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो ओरिजिन से हट जाएगा। तो पहले वर्टेक्स कहाँ पे था? ओरिजिन पे। अब वर्टेक्स होगा h और k पे। ये जो x और y में से माइनस हुआ है, x में से h, y में से k, ये असल में नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये समझ लें कि नया ओरिजिन नए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है अब सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि वर्टेक्स अपनी जगह से हट गया। शेप इसकी ऐसी रहेगी, सिर्फ होगा क्या कि लेट से अगर मैं कहता हूँ ये XY प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है, पहले वर्टेक्स यहाँ पे था, अब इसी के पैरेलल कहीं इधर 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 कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं कहता हूँ पैराबोला यहाँ चला गया है, ये पैराबोला आ गया, ये आ गई उसके वर्टेक्स में, वर्टेक्स की पोजीशन ये वाली, तो अब ये वर्टेक्स है इसका, तो डेफिनेटली ओरिजिन में तो नहीं है। तो इसका मतलब इसका कोई x कोऑर्डिनेट भी होगा और इसका कोई y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ये असल में चैप्टर 4.2 में आपने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था। तो ये समझ लें कि ये पैराबोला ट्रांसलेट हो गया है। इसके एक्सिस x वाले एक्सिस x के पैरेलल हैं, y के पैरेलल आ रहा है। तो जो पैराबोला है उसकी शेप वैसी ही है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ओरिजिन चेंज हुआ है उसका, वर्टेक्स जो था पहले। तो अब देखिए ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, बाकी चीज़ें भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी होंगी चेंज। जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर मैं इसका फोकस देखूं तो पहले फोकस कहाँ पे था, ये लिखा हुआ है आपके सामने a,0 पे। अब करना क्या, ज़रा अच्छी तरह ध्यान से बात सुननी है। एक बड़ा सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, वो मेथड आपको चारों कॉनिक्स में काम आता है। सर्कल जो कि उसके मेथड के अलावा भी होता है, इसलिए हम वहाँ मेथड लगाते नहीं, लेकिन जिसका एडवांटेज ज़्यादा आपको कब होगा, पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में। किस चीज़ का एडवांटेज कि पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म के एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म के एलिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये पहला एलिमेंट तो कन्वर्ट हो गया h और k की वजह से। दूसरा एलिमेंट है फोकस, हमारे पास a0। देखें फोकस था a,0। मैं स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैंने इसको जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म का आप अपने माइंड में लेके आएंगे इससे रेलिवेंट, और जो x में से माइनस हुआ है वो h है, तो जो x में से माइनस होगा उसको x कोऑर्डिनेट में प्लस करके बैलेंस करना है, रिवर्स इफेक्ट उसका करना है आपने, देखना है। अब y में से k माइनस हो रहा है तो इधर y में आपने k ऐड करके उसको बैलेंस करना है। जो यहाँ प्लस होगा वो यहाँ माइनस, जो वहाँ माइनस वो यहाँ प्लस। तो नया जो फोकस बना हमारे सामने वो बन गया है a प्लस h, k। अब ये वाली बात जो मैंने ऊपर लिखा था ना वर्टेक्स, अगर ये वहाँ अप्लाई करें बात, तो देखें क्या होगा। वर्टेक्स h और k है ना। अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज आपको नहीं समझ आ रही वर्टेक्स क्या लिखना है, तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स माइंड में लाएँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स था 0,0, तो आपने स्पेस छोड़ दी। अब वही बात है, जो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स ना। अब x में जो माइनस हो रहा है वो h है, वो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड, और y में जो माइनस हो रहा है वो क्या है, वो यहाँ हो जाएगा ऐड। तो देख लें नया वर्टेक्स क्या आया, h, k। तो ये बस आपने इफेक्ट को बैलेंस करना है, माइनस वालों को प्लस और प्लस वालों को माइनस कर देना है। तीसरी चीज़ थी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स थी x इज इक्वल टू -a, जब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब x में क्या चेंज आया देखें ज़रा, पहले यहाँ 4ax था तो x इज इक्वल टू -a था, अब यहाँ 4ax -h है। अगर h माइनस हो रहा है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट में h प्लस कर दें। अगर ये y में होती तो मैं यहाँ k प्लस करता। तो x वाला इफेक्ट x वाले कंपोनेंट्स में, y वाला इफेक्ट y वाले कंपोनेंट्स में। अगली बारी आती है इसके एक्सिस की। पहले इसके एक्सिस थे x एक्सिस, जिसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0। अब y में जो चेंज आया माइनस k हुआ है ना, पहले तो y स्क्वायर था तो ये इसके एक्सिस थे, अब y माइनस k है, k माइनस हो रहा है तो वो k यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू k। ये आ गई नई एक्सिस की लाइन। और आखिरी चीज़ क्या है, लेटस रेक्टम। इसकी आमतौर पे हमसे लेंथ ही पूछी जाती है, तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये ज़रा सारे ध्यान से सुन लें आप लोग के, ये कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आपने पैराबोला जनरल फॉर्म में लिखा है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। वो देखें पहले भी 4a ही था और अभी भी 4a ही है, तो इसका मतलब है ये जो लेंथ है 4a यहाँ से यहाँ तक, ये पहले भी वही थी और अब भी वही है। चूँकि पैराबोला के साइज़ बड़ा नहीं है, पोजीशन चेंज हुई है, तो साइज़ अगर सेम है तो इसका मतलब है लेंथ भी क्या होगी, सेम। तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म के एलिमेंट लिखना सिखाएं। अब देखें ये तो एक थी ना, आपने अगर मैं यहाँ समराइज़ करूँ बात, तो आप लोगों ने किया क्या है कि ये जो इक्वेशन थी y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax, इसकी जनरल फॉर्म बनाई, y की जगह y माइनस k कर दिया और x की जगह आपने कर दिया x माइनस h। अगर ये प्लस वाला है तो ये बनेगी प्लस के साथ, अगर ये माइनस वाला है तो बनेगी माइनस के साथ। अब जो बाकी फॉर्म हैं वो कौन सी हैं, एक ये भी आपने फॉर्म पढ़ी थी, इसके लिए क्या होगी जनरल फॉर्म, x की जगह x माइनस h और y की जगह y माइनस k। प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस कर देंगे। अब तो मैंने एक के एलिमेंट लिखना है, आपको बैलेंस करना सिखाएं, बाकी के एलिमेंट्स आपने ख़ुद बैलेंस करने ताकि आपका ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी बात। तो पैराबोला का जो टॉपिक है वो हमने स्टैंडर्ड और जनरल दोनों फॉर्म्स पढ़ लिए हैं। और एलिप्स के टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ का ज़रूरी होगा हमारे लिए समझना कि इसेंट्रिसिटी क्या चीज़ है। चूँकि पैराबोला आप लोग पढ़ चुके हैं और पैराबोला के अंदर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं थोड़ा उसको रिकॉल करता हूँ और उसी डेफिनेशन के साथ फिर हम इसेंट्रिसिटी को समझेंगे। और वो इस तरह से है हमारे पास कि पैराबोला में हमने ये पढ़ा था कि पैराबोला बेसिकली ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस था। कैसे पॉइंट्स थे ये सारे कि जिन पॉइंट्स का, जिनकी पॉइंट्स की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैं इस पॉइंट को आर्बिट्रेरी पॉइंट को पी कहूँ तो इन पॉइंट्स की ख़ास बात ये थी कि इनका डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट से यानी pf और एक फ़िक्स लाइन से, इस लाइन को हमने बाद में डायरेक्ट्रिक्स कहा था। तो अगर ऐसे पॉइंट्स का लोकस बनाया जाए, ऐसे पॉइंट्स का सेट बनाया जाए कि जिनका डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट से और एक फ़िक्स लाइन से, जिसको हमने pm डिस्टेंस कहा था, तो pf और pm हमने कहा था कि अगर किसी भी कर्व के लिए pf और pm इक्वल हो जाए, यानी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से और पॉइंट से, फ़िक्स पॉइंट से सेम हो जाए, तो हमने कहा था कि ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे उन पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उसको पैराबोला कहा जाएगा। ये थी पैराबोला की डेफिनेशन। अगर इसी को मैं pm को यहाँ ले आऊँ, यानी यूँ कर लूँ pf डिवाइडेड बाई pm, तो आप देखें चूँकि ये इक्वल था तो ये इधर क्या रह जाएगा 1। ये जो pf ओवर pm की रेशो है जो यहाँ 1 के इक्वल है, दिस रेशो इज़ नोन एज इसेंट्रिसिटी। चूँकि पैराबोला के केस में दोनों बराबर हैं तो इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो इसेंट्रिसिटी को यूँ डिफाइन करते हैं कि लेट l बी अ फिक्स लाइन, एक फ़िक्स लाइन आप प्लेन में ले लें, एंड f बी अ फिक्स पॉइंट नॉट ऑन द लाइन l। एक फ़िक्स लाइन लें और एक फ़िक्स पॉइंट आप लें, जिस तरह यहाँ फिक्स पॉइंट f है और फिक्स लाइन ये l नाम रखा है मैंने इसका, और पॉइंट लाइन के ऊपर ना हो, यानी लाइन से राइट या लेफ़्ट हो, उसके ऊपर ना आ रहा हो। तो फिर ऐसे सारे पॉइंट्स p एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है जिसको हम x y कहते हैं। x y मीन्स कि फ़िक्स नहीं है, ये मूव करता रहेगा। तो ऐसा पॉइंट अगर आपने एक मूव करने वाला पॉइंट या आर्बिट्रेरी पॉइंट p लिया है और फिर आप रेशो लेते हैं किसकी, pf यानी पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से आर्बिट्रेरी पॉइंट का, और pm का मतलब है पॉइंट का डिस्टेंस उस फिक्स लाइन से। तो जब भी आप ये रेशो लें और ये रेशो ऐसे मतलब ऐसी रहे कि जो हर पॉइंट की वैल्यू के लिए सेम रहे,
जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर P यहाँ रखता हूँ और मुझे ये रेशो मिलती है 0.7, तो P मैं चेंज भी करता रहूँ तो मुझे अगर हर बार 0.7 ही मिलेगा, तो जब भी ये रेशो फिक्स रहेगी तो कोई ना कोई कोनिक जनरेट होगी, कोई ना कोई कोन जनरेट होगी। अगर मैं इस रेशो का नाम E रख लूँ और फिर मैं ये कहूँगा कि E को फिक्स वैल्यू है, तो फिर ये E बताएगा हमें कि वो कौन सी कोनिक बन रही है। अगर ये E एग्जैक्टली 1 आ गया, यानी रेशो हर बार क्या होगी 1, तो फिर ये कौन क्या होगी, पैराबोला होगी, जिसको हम कोनिक सेक्शन हमने 4 पढ़ी थी, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। अगर ये E की वैल्यू लेस देन 1 हुई, जैसे 0.7, 0.5, 0.2, कुछ भी इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू कोई भी बनी लेस देन 1, तो फिर ये एलिप्स बनाएगी जो आज हमने पढ़नी है। और अगर यही ग्रेटर देन 1 होगी रेशियो, तो फिर ये हाइपरबोला बनाएगी। तो इसका मतलब है कोनिक को आइडेंटिफाई करने का एक टूल विद द हेल्प ऑफ इसेंट्रिसिटी भी है। तो मैं इसको अब डिफाइन करता हूँ, सुने ज़रा आप लोग। लेट एल बी अ फिक्स लाइन इन अ प्लेन एंड एफ बी अ फिक्स पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल, देन locus of all points P such that PF over PM is equal to E is called conic section। इसको conic section कहते हैं अगर ये रेशो हमेशा फिक्स रहे। और वो conic section कौन कौन सा हो सकता है वो आगे हम लिखते हैं। E के बारे में याद रखें कि E जो है वो 0 से लेकर 0 से ग्रेटर हुआ करेगा, जो कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, तो हम कह देते हैं कि E इज़ ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा और 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी, 1 से लेस भी। जो ये E के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और आगे हम ये कहते हैं कि ये जब फिक्स हो जाएगा तो फिर देन लोकस ऑफ P, ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट है इसका जो लोकस बनेगा, जो मिल ऐसे पॉइंट में जो सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। इसको हम कोनिक सेक्शन भी कहेंगे फिर। और वेयर E इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ये E कहलाएगी इसेंट्रिसिटी। और ये क्या बताती है इसेंट्रिसिटी की कोनिक किस तरह की है, उसकी मैं यहाँ लिखता हूँ डिटेल नोट बना के। नोट ये है कि अगर यही E जो है, पहला केस बनाते हैं इसका, E अगर इक्वल टू 1 हो गया, यानी रेशियो एग्जैक्टली 1 हो गई, दोनों तरफ सेम हो गई, तो फिर क्या कहेंगे, इसका मतलब होगा कि जो कोनिक है, कोनिक इज पैराबोला। इसको हमने कोनिक सेक्शन, ये शॉर्ट हम इसको कोनिक पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर ये E लेस देन 1 हुआ तो फिर जो कोनिक होगी इज एलिप्स। और अगर ये E जो है ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर ये जो कोनिक होगी, मतलब ये जो P पॉइंट्स जितने भी हैं उनका जो लोकस होगा वो क्या होगा, कोनिक इज हाइपरबोला। हाइपरबोला, ये तो जनरल डेफिनेशन होगी। फिर हम हर जब कोनिक पढ़ रहे होंगे ना पैराबोला में, तो हमें E फाइंड करने की जरूरत नहीं है, E 1 के इक्वल होता है इसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला में और एलिप्स में हम इसका एक फार्मूला पढ़ेंगे प्रॉपर, जिसके थ्रू हम E फाइंड किया करेंगे। और उसी फार्मूले से हम ये बात ड्राइव करेंगे जो 4th केस में बना रहा हूँ, कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। इफ E इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज जो कोनिक है वो एक सर्कल है, सर्कल, ठीक है। तो ये इसके हो गए हमारे पास 4 केसेस। सर्कल बेसिकली एक स्पेशल केस बनता है इसका।